गुड इवनिंग क्लास आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे मतलब एक रिवीजन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक्स के अंदर, इस वीडियो हम कवर करेंगे यहाँ पे सारे के सारे जनरल फॉर्म्स एक लीनियर इक्वेशन की, उनके टाइप्स, उनको सॉल्व करने का तरीका और नॉन लीनियर पेयर सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले आते हैं इंट्रो के ऊपर। अब देखो, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन इक्वेशन मतलब कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो इक्वल्स टू में आती है, जैसे यहाँ पे आ रही है इक्वल्स टू में, जो कि हो टू वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो टाइम के साथ या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग चेंज करते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, तो अब देखते हैं हम। अब देखो, ये ऐसी इक्वेशन है जो मतलब इक्वल्स टू में, जहाँ पे होंगे दो वेरिएबल्स जिनका नाम एक्स और वाई है यहाँ पे, और इसके अंदर ए बी सी, यहाँ पे तीनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, इसका मतलब है कि यहाँ पे होंगे दो वेरिएबल्स जो बना रहे होंगे एक्सप्रेशन एक इक्वल्स टू में कुछ होगा। ठीक है, जिसके अंदर इसके जनरल फॉर्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा मानते हैं जनरल फॉर्म है इसकी, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जिसके अंदर ए क्या है? इट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है? अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर, कि जो यहाँ पे ए और बी हैं ये नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो क्यों? अगर ए और बी जीरो हो गए तो जीरो इंटू एक्स जीरो बन जाएगा, तो वहाँ पे टू वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, इसलिए ए और बी होंगे यहाँ पे नॉन जीरो बट रियल नंबर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे क्या है? देखो, हमारे सिलेबस में आपको मिलेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर मतलब आपको मिलेंगे यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस जो कि होंगे दो वेरिएबल्स में, जैसे यहाँ पे गिवन है पहली का सेकेंड इक्वेशन में। इसके अंदर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, और 2 7 5 कांस्टेंट है, जहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है एक्स का, 7 कॉफिशिएंट है वाई का, और 5 एक कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों कंबाइंड को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशंस मतलब दो होंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, अब क्या है? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, जब हम पास एक्स और वाई वेरिएबल हैं तो इसमें कैसे आपके दो पेयर्स बनते हैं, मतलब एक सिंगल पेयर कैसे बनता है। देखो, अगर हम बात करें पेयर के लिए, तो यहाँ पे एक्स और वाई तो वेरिएबल हैं ही, उसके अलावा a1 b1 c1 पहली वाली इक्वेशन के कांस्टेंट है। a1 b1 c1 आर कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों में अब भी सेम है, बस यहाँ पे a2 b2 c2 ये तीनों के तीनों अगली वाली इक्वेशन के लिए नए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा सुनो। अगर आपको लिखनी है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों के अंदर x और y दोनों सेम रहेगा, बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सेम रहे ना रहे डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, चलो। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, आपसे पूछते हैं, कंपेयर करना है आपको कि इस इक्वेशन के अंदर अगर आपने इसको कंपेयर करा है इस पहले वाले इक्वेशन से, तो इसमें a1 b1 c1 क्या आएगा। ठीक है, तो पहला मैंने बोला कि अगर आपको इसे कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, कौन सी वाले को? पहली वाले को। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऐसे करेंगे, जो यहाँ पे a1 है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ जो a1 होगा वो भी सेम रहेगा, कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 रहेगा, तो a1 आ जाएगा 2। ठीक है, b1 क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है y का? 7, तो b1 इक्वल टू 7 आ गया। अब लास्ट c1, c1 इक्वल्स टू के इस तरफ है, तो यहाँ भी होना चाहिए इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ ही है, तो बचता है यहाँ पे c1 क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो 5 भी एक कांस्टेंट है, साथ में कुछ नहीं है, तो c1 इक्वल्स टू आ गया 5। ठीक है, सिमिलरली अब आप इसे कंपेयर कर लो सेकंड वाले से, तो अगर सेकंड वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, और मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ ये कॉफिशिएंट्स ऑफ
एक्स वाई, मतलब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ A2 B2 और C2 की वैल्यू। तो क्या A2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और यहाँ कितना है, वो है 8। तो A2 इक्वल्स टू आएगा 8। ठीक है। अगला B2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ कितना है 3। तो B2 आएगा 3 के इक्वल। अगला C2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ 3, सॉरी C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 3। तो C2 इक्वल्स टू आएगा 3 के इक्वल। ठीक है। तो आपके पास A1 B1 C1 यहाँ से आ गए, A2 B2 C2 यहाँ से आ गए। ये आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पूछते भी हैं, ये आपको आना चाहिए कंपेयर करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी ये लाइंस बनी है, जो हमारी जो एक ग्राफिकली जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनी थी, हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। पर ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले देखो, कुछ यहाँ पे ने कंडीशंस होती है, वो सुन लो भी। देखो जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद इन लाइंस का कुछ सॉल्यूशन आता है। ठीक है। अब वो देखो क्या आता है वो। पहले इसमें टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस। तो इसमें आता है, अगर आपने कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करा, सॉल्व करना अभी हम आगे सीखेंगे, अगला वही स्लाइड है, अगला वही सीखेंगे हम। पर उससे पहले देखो, अगर आपने कोई भी दो को सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद तीन केस बनते हैं। पहला, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन, और आप यहाँ पे अपना आंसर नहीं निकाल सकते हो। अगला, कंसिस्टेंस इक्वेशन, मतलब यहां पे आपका आंसर आएगा, इसके अंदर आंसर आएगा, पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है। अब मैंने बोला यहां पॉसिबल सॉल्यूशन, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस कि आएगा सिर्फ यहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगला केस बनता है जिसका आता है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो, तो एज अ नेम सेट्स यहाँ पे, अगर आपकी कोई भी दो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो वहाँ बनती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। मतलब उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनता है पैरेलल, कुछ इस तरह से। इसलिए आपका ग्राफ ये हो गया, तो यहाँ बनेगा लाइंस पैरेलल बनेंगे इस तरह से, कभी मीट नहीं करेंगे। और इसके अंदर रेशो A1/A2 इक्वल्स टू आता है B1/B2 और इन नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है। ठीक है। और इसका हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन वाला केस, दैट इज इनकरेक्ट सॉल्यूशन। अगला आता है, अगर आपका सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन सिर्फ एक बन रहा है, तो इसका नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब तो इसमें क्या है, अगर सॉल्यूशन यूनिक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है, जो इक्वेशन थी हमारे पास, जो पेयर्स थे इक्वेशन का, उन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनता है, वो बनता है इंटरसेक्टिंग। मतलब एक ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, और जिस पॉइंट अगर मीट कर रहा है, वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इसमें लास्ट, कंसाइडिंग लाइंस, मतलब जो लाइंस ओवरलैप करती है, ओवरलैपिंग लाइंस। इस वाले केस में लाइंस करती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कंसाइड करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसके अंदर बनते हैं यहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन हर जगह मीट कर रही है, तो मतलब हर जगह सॉल्यूशन होगा। ओके। और इसकी कंडीशन, इसी कंडीशन बनती है कि A1/A2 का रेशो इक्वल्स जो आता है B1/B2 रेशो, इक्वल आता है C1/C2 का रेशो। ठीक है। आपके सिलेबस में ये तीनों के तीनों जो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, पहले वाली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और थर्ड कंडीशन ये वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसमें आता है कि हमें यहाँ पे मेथड्स पढ़ने हैं अब, कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर बना है, उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व तरीके यहाँ पे दो आते हैं। पहला, ग्राफिकल मेथड, जिसको हम जहाँ पे हम ग्राफ का यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगला आता है एल्जेब्रिक मेथड। अभी मैं क्लास में इस वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा सिर्फ अभी एल्जेब्रा मेथड, ग्राफिकल मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। तो एल्जेब्रा मेथड के अंदर इसमें आते हैं तीन तरीके सॉल्व करने के। पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 9 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में से दो तरीके दे रखे हैं आपको, दैट इज फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, पर इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इस सॉल्विंग के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि आपको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन ये गिवन है और एक ये गिवन है। आपको इसमें सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू के लिए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। जब भी आपको बोले कि सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया अगर आपका दो इक्वेशन ये है, आपको सॉल्व करना है इसके अंदर कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो सॉल्व करने के है यहाँ पे दो तरीके, पहला बाय सब्सटीट्यूशन एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन, दोनों से करते हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। चलो, तो क्वेश्चन में बोला है आपको बाय सब्स्टिट्यूट मेथड सॉरी, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस 3y इक्वल 26 सॉल्व करना है आपको। देखो अगर आप यूज कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे आपके कोई भी इक्वेशन हो, मान लो पहली वाली मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही बात है। अब देखो मैंने फर्स्ट वाली से मुझे इसमें से निकालना है कोई भी एक की वैल्यू, दैट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो आप, या तो x निकालो y निकालो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मेरा मन कर रहा है x निकाल, मैं x निकाल लेता हूँ। तो क्या x की वैल्यू इक्वल्स टू आएगी 3 माइनस वाई, आगे वैल्यू। अभी वैल्यू आने के बाद आपको इस वैल्यू को जो x आ गया, अब इसको पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, अब जो आपका x आ चुका है इसको पुट करना है सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो सेकेंड वन बन जाएगी, जहां भी लिखा है x वहां पुट करो इसकी वैल्यू। तो 4 टाइम्स x खाली यहाँ पर है तो यहाँ पहुंच जाएगा 3 माइनस का y माइनस का 3y इक्वल 26। अब यहाँ सॉल्व करो इसे। तो 4 3 जा 12 माइनस का 4y माइनस का 3y इक्वल 26, ठीक है। तो -4y -3y बन जाएगा माइनस का 7y इक्वल 26 और यहाँ से माइनस का 12। अब इसे करो माइनस, तो क्या बचेगा -7y इक्वल्स टू 6 गया 4 और 2 गया 1, ये बचा। अब क्या y इक्वल टू आ गया 14 बाय -7, दैट इज y की वैल्यू इक्वल आ गई -2 के, ठीक है। एक देखो y इक्वल्स टू आ गया, तो y कितना आ चुका है, y आ चुका है -2। अभी आने के बाद सिंस y इक्वल्स टू आ गया -2, देखो y इक्वल्स टू कितना है, ये y इक्वल्स टू है -2। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो क्या x की वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, तो y की वैल्यू पुट कर थर्ड वाली इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड पुट करते हैं। तो क्या x इक्वल्स टू आएगा 3 माइनस -2, और क्या x इक्वल टू आ गया 3 प्लस का 2 और x आ चुका है 5, ठीक है। तो क्या यहाँ से आपके पास x और y दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ से लिख दो सो x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -2। दोबारा देखो, अगर आप यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इसके अंदर कोई भी एक इक्वेशन से आपको निकाल लेना है कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू, निकाल ली हमने। ये निकालने के बाद आपको पुट करना है उसे सेकंड वाले इक्वेशन में जो आपने मान रखी है, और वहां से सॉल्व करो दूसरे वेरिएबल के लिए जो निकल चुका है आपने। अभी आने के बाद अब फाइंड करो फर्स्ट वेरिएबल कहाँ से, जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी वहां पुट कर दो, और आपके पास आंसर आ जाएंगे एक्स और वाई दोनों के, ठीक है। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपका तरीका ये वाला मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें आपको यही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो इसका मतलब है यहाँ पे एलिमिनेट, मतलब आपको इसमें किसी को एलिमिनेट करना है, मतलब किसी को ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है, ऐसे मार ख़त्म नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन ख़त्म करना है। अब देखो मान लो कि इक्वेशन है, मतलब मान लो कि गिवन ही है इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस 3y इक्वल 26। ये दो इक्वेशंस हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूँ y का। अगर आप x करना है आप x कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन कर रहा है खाली y करने के लिए, तो मैंने प्लान करा यहाँ पे कि मैं इसमें एलिमिनेट करता हूँ y को। अब देखो एलिमिनेट करने के लिए अगर दोनों को मैंने प्लस करा तो मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ है -3 और यहाँ है y, तो -2 बच जाएगा। बट अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से,
तो क्या फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस का 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई साथ में करना है। ठीक है, मैंने 3 से करा तो फर्स्ट वाले में बना 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 टाइम्स 9 बन चुका है। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस का 3y इक्वल 26। अब देखो, अगर मैंने अब ये करने के बाद इसे करा सब्ट्रैक्शन, मतलब मैंने इसमें एडिशन करा, दोनों को ऐड करी इक्वेशन, अगर दोनों को मैंने ऐड करा तो क्या इक्वेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखा है 3y, यहाँ लिखा है माइनस का 3y, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट गए, ये बचेगा 3x प्लस 4x दैट इज 7x इक्वल्स टू में इनको करो प्लस 9 दिस 5 और 3। तो क्या यहाँ से x इक्वल टू आ चुका है 5, x की वैल्यू आ गई। अब अपने कोई भी इक्वेशन से या तो फर्स्ट सेकंड के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। मेरा मन कर रहा है कि फर्स्ट से मैं y निकालता हूं, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट करा, तो क्या पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा, मालूम आंसर यहाँ कर रहा हूँ बाकी, ये आएगा x की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो क्या y इक्वल आ गया 3 माइनस का 5, दैट इज y इक्वल टू आ चुका है माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं, x आ गया 5, y आ चुका है -2। सो लास्ट में लिख दो कि x इक्वल टू है 5 और y इक्वल्स टू है -2, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखो, भले ही आप मेथड यहाँ पे कुछ भी यूज़ करो, चाहे लगाओ यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड या लगाओ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड लगाने के बाद आपका आंसर सेम आएगा, जो कि यहाँ वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो और पुट कर सेकेंड वाले के अंदर और हेंस निकालते हो वैल्यू। सेकंड तरीका एलिमिनेशन, यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल पकड़ के दोनों को सेम कर लेते हो, सेम के बाद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस या माइनस करते हो, उस पूरी वैल्यू काट देते हो और यहाँ से अगला आंसर निकाल लेते हो। आपका एक्स या वाई जो भी आ चुका है फिर पुट कर दो अपनी सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में जो भी आपने मान रखी है और आप आंसर निकाल दो एक्स वाई का। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दोनों तरीके हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करा है। देखो, मैंने यहाँ पे कवर कर चुका है आपका जनरल फॉर्म, टाइप्स ऑफ इक्वेशन और सॉल्व करने के दो तरीके। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ग्राफिकल तरीका अभी शो नहीं करा है। ठीक है, ग्राफिकल मैं अगले में शो करूँगा, और उसके अलावा जो आपके पास बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब। ठीक है।